नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल उमेश रस्तोगी वेलनेस विद विजडम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है? क्या हमारे सरकारी बैंक अब पूरी तरह बदलने वाले हैं? क्या अब सरकारी बैंकों में खाता खुलवाना भी प्राइवेट बैंकों जितना कूल और आसान होने जा रहा है? जी हाँ, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 में भारतीय बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ ऐसे ही बड़े दूरगामी और क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। 17 और 18 अगस्त को नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा आयोजित पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 केवल एक औपचारिक बैठक या सम्मेलन नहीं था। यह भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आने वाले वर्षों की आर्थिक चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल थी। इस 2 दिवसीय पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंकिंग एक्सपर्ट सहित लगभग 125 सीनियर पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। इसमें विभिन्न बैंकों के चेयरमैन, एमडी, ईडी, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक, एनएचबी जैसे संस्थानों के प्रमुख शामिल रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग व्यवस्था की अगली दिशा पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक हाई लेवल बैंकिंग रिफॉर्म्स कमेटी बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महामंथन में क्या बड़े ऐलान किए हैं और इसका आम लोगों, युवाओं, किसानों और बैंक कर्मचारियों पर क्या असर पड़ने वाला है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस समय सरकारी बैंकों की स्थिति बहुत मजबूत है। हमारे सरकारी बैंकों का एनपीए ऐतिहासिक रूप से सबसे कम 1.93% है और बैंकों ने 1.98 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट अर्न किया है। इसी मजबूती का फायदा उठाने के लिए सरकार जल्द ही बैंकिंग फॉर विकसित भारत के नाम से एक हाई लेवल रिफॉर्म्स कमेटी बनाने जा रही है, जो भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। इस कॉन्क्लेव का सबसे बड़ा फोकस रहा भारत के युवा। वित्त मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, आज के युवाओं के लिए सरकारी बैंक कूल नहीं हैं और वे अक्सर प्राइवेट बैंकों की तरफ भागते हैं। इस सोच को बदलने के लिए 2 अक्टूबर 2026 से देश भर में युवाओं के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए एक कॉमन ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाने वाला है, जहां पढ़ाई, स्किलिंग और बिजनेस लोन की सारी जानकारी एक ही जगह मिलेगी। यही नहीं, मेरा युवा भारत यानी MY भारत अर्थात माई भारत प्लेटफॉर्म के 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड युवाओं को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा, ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर बैंकिंग जागरूकता फैलाई जा सके। पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 की पूरी चर्चा 7 प्रमुख थीम्स के आसपास केंद्रित रही। पहला, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। दूसरा, बैंकिंग फॉर यूथ। तीसरा, सपोर्टिंग द इन्वेस्टमेंट साइकिल। चौथा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर यानी जीसीसीज को सपोर्ट करना। पांचवा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। छठा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और सातवां, क्रेडिट कार्ड बिजनेस को नए रूप में इमेजिन करना। अब आइए समझते हैं कि इन विषयों के वास्तविक अर्थ क्या हैं। पहला बड़ा मुद्दा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। आज बैंकों के लिए केवल लोन ग्रोथ पर्याप्त नहीं है। यदि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, हाउसिंग, एग्रीकल्चर और अन्य क्षेत्रों में
क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए मजबूत और स्थिर डिपॉजिट बेस भी बहुत आवश्यक है। इसलिए पीएसबीज को कस्टमर एंगेजमेंट बेहतर बनाने और डिपॉजिट्स बढ़ाने की रणनीति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है बैंकिंग फॉर यूथ। फाइनेंस मिनिस्टर ने युवाओं की बैंकिंग नीड्स को विशेष महत्व दिया। भारत की लगभग 29% आबादी 15 से 29 वर्ष के बीच है। इसलिए आने वाली बैंकिंग जनरेशन के लिए केवल ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट पर्याप्त नहीं होंगे। युवाओं को एजुकेशन, फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटर्नशिप, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और आगे चलकर वेल्थ क्रिएशन तक एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल जर्नी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी दिशा में मेरा युवा भारत यानी माई भारत जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं तक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की पहुंच बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। 2 अक्टूबर से यूथ बैंकिंग कैंपेन चलाने पर बल दिया गया। इस कॉन्फ्लुएंस की एक महत्वपूर्ण घोषणा के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2026 से युवाओं के लिए 1 महीने का फोकस्ड कैंपेन चलाने का आह्वान किया गया है। यह इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के समन्वय से चलेगा। इसका उद्देश्य 16 से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना है। इसके लिए एक कॉमन ऑनलाइन पोर्टल या एप्लीकेशन की भी परिकल्पना की गई है, जहां युवा बैंकिंग, एजुकेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी उपयोगी जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, स्किल इंस्टीट्यूशंस और अन्य कैंपस में भी फिजिकल आउटरीच भी की जाएगी। यदि यह इनिशिएटिव प्रभावी ढंग से लागू होता है तो यह पीएसबीज के लिए केवल कस्टमर एक्विजिशन का माध्यम नहीं होगा, बल्कि आने वाली पूरी जनरेशन के साथ लॉन्ग टर्म बैंकिंग रिलेशनशिप बनाने का अवसर भी होगा। तीसरा विषय था इन्वेस्टमेंट साइकिल। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बैंक्स की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लुएंस में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज और फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। इसका सीधा संबंध देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ से है। चौथा विषय ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCC इकोसिस्टम को भारत में तेजी से विकसित करना है। इस सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए पीएसबीज के लिए एक नया और महत्वपूर्ण बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। दूसरे दिन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष चर्चा हुई। यहाँ फोकस केवल किसान को लोन देने तक सीमित नहीं था। FPOs, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और मार्केट लिंकेज की पूरी वैल्यू चेन को फाइनेंसिंग से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यदि बैंक्स इस अप्रोच को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट केवल प्रोडक्शन तक सीमित न रहकर किसानों की इनकम और वैल्यू रियलाइजेशन बढ़ाने का साधन बन सकता है। छठा विषय प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसबीज की सामाजिक और डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कॉन्फ्लुएंस में स्पष्ट रूप से कहा गया कि केवल टारगेट्स देखना पर्याप्त नहीं है। बैंक्स को इंडिविजुअल टारगेट्स और सब टारगेट्स में होने वाली कमी की ग्रैनुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इमर्जिंग गैप्स को समय रहते पहचानना चाहिए और जेन्युइन तथा प्रोडक्टिव क्रेडिट फ्लो सुनिश्चित करना चाहिए। अर्थात उद्देश्य केवल आंकड़े पूरे करना नहीं, बल्कि वास्तव में जरूरतमंद बेनिफिशरीज तक प्रोडक्टिव क्रेडिट पहुंचाना होना चाहिए। सातवां इंपॉर्टेंट विषय था क्रेडिट कार्ड बिजनेस। क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर चर्चा दूसरे दिन की गई। डिजिटल ऑनबोर्डिंग, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्रॉस सेल करना और रुपए यूपीआई इंटीग्रेशन से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने पर विचार किया गया। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में बैंकिंग, पेमेंट्स और डिजिटल कॉमर्स के बीच की सीमाएं और अधिक इंटीग्रेटेड हो सकती हैं। अब इस पूरे कॉन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल अनाउंसमेंट, शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी सिग्नल, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए एक
हाई पावर्ड बैंकिंग रिफॉर्म्स कमेटी बनाने की घोषणा की। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में केवल छोटे मोटे ऑपरेशनल चेंजेस नहीं बल्कि व्यापक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर भी विचार हो सकता है। पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 का संदेश साफ है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब सिर्फ पारंपरिक बैंक नहीं बल्कि भारत के आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। पीएसबी के लिए इसका क्या अर्थ है? मेरे विचार से पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 का संदेश बहुत स्पष्ट है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अब केवल ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के रूप में नहीं बल्कि इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में देखा जा रहा है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन से लेकर डिजिटल बैंकिंग तक, यूथ बैंकिंग से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग तक और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से लेकर ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी तक पीएसबी की भूमिका लगातार व्यापक हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कंक्लूडिंग सेशन में भी डिस्कशंस को केवल प्रेजेंटेशन तक सीमित न रखते हुए उन्हें टेंजिबल आउटकम्स में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश इस कॉन्फ्लुएंस में दिया गया। नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, एआई ड्राइवन प्रोसेसेस, क्रॉस सेलिंग, यूथ एंगेजमेंट्स, स्पेशलाइज्ड लैंडिंग और न्यू बिजनेस मॉडल्स के साथ बैंकिंग एम्प्लॉयज की भूमिका भी बदलनी तय है। भविष्य का पीएसबी एम्प्लॉय केवल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं रहेगा, उसे कस्टमर रिलेशनशिप, डिजिटल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइजरी, क्रेडिट क्वालिटी, क्रॉस सेलिंग और स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स की बेहतर समझ रखनी होगी। इसलिए बैंकिंग रिफॉर्म्स के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, री स्किलिंग और एम्प्लॉय कैपेबिलिटी बिल्डिंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 का मूल संदेश यही है कि भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भविष्य के भारत की जरूरतों के अनुरूप स्वयं को ट्रांसफॉर्म करना होगा। मजबूत डिपॉजिट, प्रोडक्टिव क्रेडिट, डिजिटल इनोवेशन, यूथ एंगेजमेंट, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। और यदि इन सातों थीम्स से निकली स्ट्रेटेजीज वास्तव में ग्राउंड लेवल पर लागू होते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आने वाले वर्षों में विकसित भारत 2047 की आर्थिक यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशनल पिलर्स में से एक बन सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे वो डिजिटल बैंकिंग हो, युवाओं के लिए खास ऐप हो या किसानों के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, भारतीय बैंकिंग सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सरकारी बैंक वाकई प्राइवेट बैंकों को टक्कर दे पाएंगे? आपको पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 की सबसे महत्वपूर्ण पहल कौन सी लगी? यूथ बैंकिंग कैंपेन, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग या बैंकिंग रिफॉर्म्स? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।